हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आर डी एजू वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में घात वाली संख्याओं का लासा, यानी कि कुछ ऐसी संख्याएं जो डिग्री की फॉर्म में लिखी होती हैं, यानी कि पावर की फॉर्म में लिखी होती हैं, उनका एलसीएम हम लोग कैसे फाइंड करें, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन बच्चों, इससे पहले भी मैंने लासा का यानी कि एलसीएम का कंसेप्ट इससे पहले वाली वीडियो में समझा दिया है। तो अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। पहले आप उस वीडियो को देखिए और लासा का यानी कि एलसीएम का पूरा कंसेप्ट क्लियर कीजिए। उसके बाद में आप ये वीडियो देखिए, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे अब देखने वाले हैं कि घात वाली संख्याओं का लासा आखिरकार ज्ञात कैसे किया जाता है। ठीक है, उसके लिए मैंने बेटा यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है और इस स्टेटमेंट को आप थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ लिखा है कि जब किसी घात वाली संख्या का लासा ज्ञात करना हो तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या दी गई संख्याओं का लासा होती है। क्या लिखा हुआ है कि जब किसी घात वाली संख्या का लासा ज्ञात करना हो तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या दी गई संख्याओं का लासा होती है। अब हमने क्या कहा यहाँ पे कि सबसे बड़ी घात वाली संख्या। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए हैं, इन दोनों एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ और दूसरा एग्जाम्पल, इसका आंसर आपको खुद देना होगा कमेंट बॉक्स में। क्लियर? देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ डेफिनेशन पढ़ी, एक स्टेटमेंट पढ़ा और स्टेटमेंट में पढ़ के हमको ये तो पता चल गया कि सबसे बड़ी घात वाली जो संख्या होगी वही इन सभी संख्याओं की लासा होगी। जैसे कि एग्जाम्पल 1 हमको दिया है 3 पे घात 8, यानी कि 3 टू द पावर 8, 3 टू द पावर 7 एंड 3 टू द पावर 12, यानी कि 3 पे घात 8, 3 पे घात 7 और 3 पे घात 12, इनका लासा होगा। कितना होगा? सबसे पहले आपको यही स्टेटमेंट दोबारा से रीड करना है, इसको पढ़िए दोबारा से, समझिए क्या कह रहा है ये। यहाँ पे ये कह रहा था कि सबसे बड़ी घात वाली संख्या। अब देखो, ये जो हमें 3 संख्याएं दी गई हैं, इन 3 संख्याओं में सबसे बड़ी घात किसकी है? इस वाले नंबर की है ना, क्योंकि यहाँ 3 पे घात 8 दे रहा है, यहाँ 3 पे घात 7 दे रहा है और यहाँ पे 3 पे घात 12 दे रहा है। तो इसका मतलब बेटा ये वाली जो संख्या है, यानी कि ये वाला जो घातांक है, ये कैसा हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा, इन दोनों से भी बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? इन दी गई संख्याओं का लासा बनेगा, यानी कि एलसीएम बनेगा। क्लियर? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा? ये वाला, सी वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि 3 पे घात 12 ही इन 3 पे घात 8 और 3 पे घात 7 से बड़ा है, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी घात वाली संख्या दी गई संख्याओं का लासा होती है। क्लियर? बात समझ में आ गई? अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसी पे बेस्ड मैंने एग्जाम्पल 2 भी दिया है यहाँ पे। अब इस एग्जाम्पल 2 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है ना। इस कमेंट बॉक्स में इस वाले एग्जाम्पल का आंसर आप लोग दे दीजिए। और हाँ, एक ज़रूरी बात कि मैं जितना भी आपको यहाँ पे अब ये पढ़ा रहा हूँ, जो भी कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जो भी टॉपिक मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, इन सारे टॉपिक्स को आप नोट्स के रूप में नोट करते रहिए अपनी नोटबुक पे। ठीक है, जिससे कि आपके सामने जब ये सारी चीज़ें होंगी तो इन सब चीज़ों को आप भूलोगे नहीं, या अगर कभी भी भूल भी जाते हो तो पेज पलट के जब भी देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, सर ने हमको ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे बताई थी। क्लियर? इसलिए नोट्स बनाना ज़रूरी है, आप नोट्स बनाते रहिए। तो चलिए बेटा, एग्जाम्पल 1 मैंने आपको समझा दिया, इसके बेस पे अब आपको एग्जाम्पल 2 का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जैसे कि मान लिया अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो नंबर्स देखे जो घात के रूप में लिखे हुए हैं, ये जो संख्याएं यहाँ लिखी हुई हैं घात के रूप में, ये संख्याएं कैसी हैं बेटा? ये संख्याएं पॉजिटिव हैं, मतलब धनात्मक हैं। यहाँ पे भी देखो 17 पे घात 5 लगी है, 17 पे घात 9 लगी है, 17 पे घात 11 लगी हुई है। तो ये भी घातें कैसी हैं? ये भी पॉजिटिव हैं, मतलब धनात्मक हैं। क्या एग्जाम में कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि घातें अगर नेगेटिव हो जाएं, मतलब अगर घात अगर ऋणात्मक आ जाए, क्या ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं? तो उसका आंसर है बेटा बिल्कुल आते हैं, उस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। अब उनको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। चलिए उसके बारे में भी अब हम लोग
सीख लेते हैं कि अगर नेगेटिव पावर आ जाती है, अगर ऋणात्मक घात आ जाती है, तब उन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, उन संख्याओं का लासा कैसे ज्ञात किया जाता है। अब देखिए बेटा, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे मैंने दो एग्जाम्पल फिर से ले लिए हैं, एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4। मैं आपको यहां एग्जाम्पल 3 केवल करवाऊंगा और एग्जाम्पल 4 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ओके, चलिए देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। यहां पे देखो बेटा क्या कह रहा है ये कि 3 पे घात -6, 3 पे घात -4 और 3 पे घात -7। घातें कैसी हैं यहाँ पे, सब नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक घातें हैं, और ऋणात्मक घातें हैं तो अब इनका लासा कितना होगा। सबसे पहले तो बेटा हमको ये सीखना होगा कि ऋणात्मक घातों का अर्थ क्या होता है, ऋणात्मक घातों में हम कैसे पहचान करें कि कौन सी संख्या छोटी होगी और कौन सी संख्या बड़ी होगी। आप लोग रट लेते हो इस चीज़ को कि -7 बड़ा है कि -4 बड़ा है कि -6 बड़ा है, इस चीज़ को आप रट सकते हो, लेकिन क्या पता कभी आप उसको भूल गए तो भूलने के पश्चात आपका क्या होगा पता है, जो आपको क्वेश्चन आ रहा होगा वो क्वेश्चन आप डील नहीं कर पाओगे। ये होता है, फैक्ट है ये। तो अब आपको क्या करना है कि इस कंसेप्ट को मैं आपको क्लियर करवा दे रहा हूं, बिल्कुल आप कभी भी जीवन में नहीं भूलोगे कि नेगेटिव पावर वाले जो संख्याएं होती हैं इनका लासा आखिरकार ज्ञात कैसे किया जाता है, फाइंड कैसे किया जाता है। चलिए देखिए कि नेगेटिव पावर जब आती है तो इसमें बड़ा छोटा हम लोग कैसे पता करें। देखो बेटा, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं, आपने शायद नंबर लाइन पढ़ी होगी। नंबर लाइन देखी है आपने। नंबर लाइन का मतलब हो गया कि एक ऐसी लाइन जिस पर नंबर को लोकेट किया जाता है, मतलब नंबर्स को डिनोट किया जाता है, तो ऐसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे उस नंबर लाइन में एक पॉइंट होता है, बीच में 0। इधर जितने भी नंबर चलते हैं राइट एंड पे वो सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट पे जो नंबर चलते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। किसके लेफ्ट और किसके राइट पे, 0 के राइट पे और 0 के लेफ्ट पे, है ना। बात समझ में आई। अब देखिए जब मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 और इधर जब मैं लिखूंगा इन्हीं नंबर्स को तो -1 -2 -3 -4 -5 और भी आगे चला सकते हैं इनको, है ना। थोड़ा ध्यान से समझना है इनको, मैं क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पे वो सारी चीज़ें आप पहले क्लियर करो, उसके बाद में तब जाके इस क्वेश्चन को आप डील कर पाओगे। क्लियर। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, -5, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, प्लस का 5। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 0 से ये सारे नंबर बड़े हैं या छोटे हैं, ये सारे नंबर सॉरी, ये सारे नंबर 0 से बड़े हैं या छोटे हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा। आपका उत्तर होगा सर ये 0 से जितने भी नंबर हैं ना ये सारे के सारे नंबर्स बड़े हैं, है ना। यही तो आपका आंसर होगा, क्योंकि 1 0 से बड़ा होता है, 2 भी 0 से बड़ा होता है, 3 0 से बड़ा होता है, 4 भी 0 से बड़ा होता है, 5 0 से बड़ा होता है, 6 भी 0 से बड़ा होता है। और एक चीज़ और बता दूं बेटा कि ये जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं ना यहाँ पे, ये जितनी भी ज़्यादा दूर होते चले जाते हैं 0 से, ये उतने ही बड़े होते चले जाते हैं, उतने ही बड़े माने जाते हैं। ये 0 से जितने ज़्यादा दूर हो जाएंगे ये नंबर्स, अब जैसे मान लो यहाँ 7 आ गया, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, तो क्या हो रहा है, 0 से दूरी हो रही, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही इसकी। अब अगर 0 से इनकी दूरी बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये सारे नंबर 0 से बड़े माने जाएंगे। लेकिन नेगेटिव में इसका जस्ट उल्टा होता है। नेगेटिव में बेटा क्या उल्टा होता है कि 0 से जो नंबर जितना ज़्यादा दूर होगा, 0 से जो नंबर जितना ज़्यादा दूर होगा वो नंबर उतना ही ज़्यादा छोटा माना जाता है। मेरी बात समझ में आ गई। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करूं मैं, तो 0 से जो नंबर जितना ज़्यादा दूर होगा वो उतना ही ज़्यादा बड़ा माना जाएगा। लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में इसका उल्टा होता है। नेगेटिव डायरेक्शन में उल्टा कैसे कि 0 से जो नंबर जितना ज़्यादा दूर होगा, नेगेटिव नंबर, वो उतना ही ज़्यादा छोटा माना जाता है। इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि अगर मैं -2 और -5 के बीच में बात करूं कि ये बताओ -2 और -5 में कौन सा नंबर बड़ा है, तो पता है उत्तर क्या होगा, -2 बड़ा है। क्या बड़ा है, -2 बड़ा है। क्यों? क्योंकि हमने अभी क्या बताया था कि 0 से जो नंबर जितना ज़्यादा दूर होगा वो नंबर उतना ही ज़्यादा छोटा माना जाता है, उतना ही ज़्यादा छोटा माना जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 0 के पास में क्या आ रहा है, -2 आ रहा है,
तो जीरो के पास में जो नंबर जो नंबर होगा, जीरो के पास में जो नंबर होगा नेगेटिव वाला, वो नंबर बड़ा माना जाएगा, और जीरो से जो जितना ज़्यादा दूर होगा वो उतना ही ज़्यादा छोटा माना जाएगा। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि -2 -5 से बड़ा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें प्लस वाले के नंबर्स की, तो यहाँ पे जो बेटा 2 है ना, ये 5 से छोटा है। ठीक है, अभी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप हमसे 2 रुपए ले लो, आप हमसे 2 रुपए ले लो और आप मुझे 5 रुपए दे दो, तो किसने ज़्यादा का एक्सचेंज किया? 2 रुपए वाले ने, यानी कि मैंने या आपने? मैंने आपको ज़्यादा दिए या आपने मुझे ज़्यादा दिए? बताइए। मैंने आपको 2 रुपए दिए, आपने मुझे 5 रुपए दिए, तो मैंने आपको ज़्यादा दिए या आपने मुझे ज़्यादा दिए? आपका उत्तर होगा कि सर मैंने ज़्यादा दिए हैं आपको। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने तो आपको केवल 2 ही रुपए दिए हैं ना, लेकिन आपने मुझे 5 रुपए दे दिए, तो आपने मुझे ज़्यादा दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से बड़े 5 होते हैं, 2 से बड़े 5 होते हैं। लेकिन मैं नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रुपए कभी नेगेटिव नहीं होते, रुपए कभी नेगेटिव नहीं होते। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे मैं नेगेटिव की तो बात कर ही नहीं रहा, मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ कि 2 रुपए मैं आपको दे रहा हूँ, 5 आपसे ले रहा हूँ, तो इसका मतलब 2 छोटे 5 ज़्यादा हैं, 2 कम हैं 5 ज़्यादा हैं। ठीक है, सेम वही यहाँ पे भी होता है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास में 10 रुपए हैं, आपके पास में 10 रुपए हैं, अब उन 10 रुपए में क्या करो, आप मुझे 2 रुपए दे दो, उन 10 रुपए में से आप मुझे 2 रुपए दे दो, तो आपके पास कितना बचा? 8 बचा। अगर उन 10 रुपए में से मैं आपसे 5 रुपए मांग लूं, तो आपके पास क्या 8 से कम बचेंगे या 8 से ज़्यादा बचेंगे? आप बताओ। आपके पास 10 रुपए थे, मैंने आपसे कहा कि आप मुझे 2 रुपए दे दो उसमें से, तो आपके पास कितने रुपए बचे? 8 रुपए बचे। अब अगर मैं 2 रुपए आपसे नहीं मांगता हूं, मैं आपसे ये कहता हूं कि आप मुझे 5 रुपए दो, 2 मत दो, आप मुझे 5 रुपए दो, अब आपके पास कितने बचे? 5 रुपए बचे। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? पहले बच रहे थे 8, लेकिन अब कितने बच रहे हैं? 5। तो 8 और 5 में से बड़ा कौन सा हो गया? 8 बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन ये हुआ कब 8? जब हमने 2 रुपए आपसे लिए थे, मतलब नेगेटिव की बात कर रहा हूं मैं अब यहाँ। आपसे लिया है मतलब आपको मैंने नेगेटिव किया। तो जब आपसे मैंने छोटा अमाउंट लिया, छोटा अमाउंट लिया 2 रुपए के आसपास, तो आपके पास में 8 रुपए बचे, और जब मैंने आपसे 5 रुपए उधार लिए, तो आपके पास में 5 रुपए बचे। इसका मतलब अगर मैं छोटी संख्या लेता हूं तो उसी को बड़ा माना जाता है, लेकिन अगर मैं बड़ी संख्या लेता हूं तो वो उतना ही छोटा माना जाता है। ठीक है, तो -2 -5 से बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब जीरो के पास में जितना नंबर, जो नेगेटिव नंबर जितना पास होगा वो उतना ही बड़ा माना जाता है, लेकिन जो नेगेटिव नंबर जीरो से जितना ज़्यादा दूर होता है वो उतना ही छोटा माना जाता है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि छोटी बड़ी संख्या हम लोग किसे कहते हैं, किसको छोटी मानेंगे, किसको बड़ी मानेंगे। क्लियर हो गया है सब? अब चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्या दे रहा था? 3 पे घात -6, 3 पे घात -4 और 3 पे घात -7, इनका लासा पूछा गया था। तो बेटा लासा के लिए मैंने डेफिनेशन लिख रखी थी कि सबसे बड़ी घात वाली संख्या दी गई संख्याओं का लासा होती है, सबसे बड़ी घात वाली संख्या। अब जरा इनमें देख लो घातें कौन सी बड़ी हैं। क्या -7 बड़ा है? नहीं। -4 पता नहीं। -6 नहीं। तो -6 -4 -7 इनमें से बड़ा क्या होगा? अब जरा ये नंबर लाइन जैसे बनी हुई है, -5 के बाद क्या आएगा? -6 आएगा, -6 के बाद -7 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अब ये देखो कि 0 से कौन सा नंबर ज़्यादा दूर है? ये वाला नंबर दूर है कि नहीं है? 7। तो इसका मतलब ये सबसे छोटा हो गया, ये सबसे छोटा हो गया। अच्छा 0 से कौन सा नंबर पास में पड़ रहा है? आप बताओगे सर -4 पास में पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर बड़ा हो जाएगा। क्लियर? सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया? -7। सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया? -4। और सबसे बड़ी घात वाली संख्या ही लासा होती है। तो इसका मतलब 3 पे घात -4 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी और यही इसका लासा हो जाएगी। तो ऑप्शन अपना कौन सा सही हो जाएगा बेटा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल 4 मैंने आपको दे रखा है। इस एग्जाम्पल 4 का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, कि इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, यदि आपको ये क्वेश्चन दोबारा समझ में आ गया है अच्छी तरह से। तो अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से इस कंसेप्ट को पहले सीखिए, समझिए कि मैंने क्या कहा था यहाँ पे।
इसके बेस पे आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, और जब ये क्लियर हो जाएगा तो इसका आंसर भी आप अच्छे तरीके से दे सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बच्चों अब हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पर कुछ संख्याओं के लासा निकालने के लिए कह रहा है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो भी संख्याओं का लासा हमसे पूछा जा रहा है, अब उन सभी संख्याओं का लासा हम लोग किस तरह से ज्ञात करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन में हमसे यही तो कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। अब हमको यहाँ पे 6 पार्ट दिए हैं, A B C D E F, इन सभी में अलग अलग करके कुछ संख्याएं दे दी गई हैं। अब इन सभी संख्याओं का हमको क्या करना है, एक एक करके एलसीएम फाइंड करना है, लासा ज्ञात करना है ना। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट से आप लोग अपने अपने नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ और मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। क्या पता मैं अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तब तक आपका ये ख़त्म हो जाए तो आप दूसरा वाला करने लगो, है ना। तो आप हो सके तो प्रैक्टिस ऐसी करो कि आप मुझसे आगे हो जाओ। चलिए बेटा देखते हैं, पहले ए वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम लोग करेंगे क्या कि 16, 20 और 24 ये लिखा हुआ है ना। इसको हम पहले एक पंक्ति में लिख लेंगे, एक लाइन में लिखने के बाद अब इसको हम करेंगे डिवाइड। कल आपने देखा था, मैंने कल की वीडियो में क्या बताया था, गुणज विधि से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड क्या था कि हम लोग भाग विधि से निकाल सकते हैं, मतलब डिवीजन मेथड से। और तीसरा मेथड क्या था, तीसरा मेथड था गुणनखंड विधि से, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम एलसीएम पता कर सकते हैं। तो आज बेटा उसी में से मैंने एक विधि उठा ली है, भाग विधि, डिवीजन मेथड, जो कि आप लोगों के लिए बेहद हेल्पफुल रहने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि वो भाग विधि वाली जो भाग विधि है, भाग विधि से आप किसी भी संख्या का लासा, किन्हीं भी संख्याओं का लासा आप चुटकियों में निकाल सकते हो, बहुत आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि उसकी जितनी आसान विधि और कोई नहीं हो सकती, है ना। तो चलिए बेटा देख लेते हैं कि 16, 20 और 24 का लासा कितना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, क्योंकि जितनी भी संख्याएं यहाँ लिखी हुई हैं वो सारी की सारी संख्याएं सम संख्याएं हैं, और सम संख्याएं 2 से कटती हैं, 2 से डिवाइड होता है उसमें, इसलिए मैंने स्टार्टिंग यहाँ से 2 से की है। 2 का डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 का डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 2 का डिवाइड जब 24 में करोगे तो बेटा आ जाएगा 12। अभी भी ये संख्याएं कैसी हैं, सम। तो फिर से एक बार हम 2 का डिवाइड कर देंगे, क्लियर। 2 का डिवाइड करोगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, ये 2 5 जा 10 हो जाएगा, और ये 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर से 2 का डिवाइड किया तो 2 का 4 में डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4, 2 का 5 में ऐसा कि ऐसा रहेगा, और 2 का जब 6 में करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। अभी भी देखो यहाँ पे एक सम संख्या बची हुई है, तो फिर से हमने 2 का डिवाइड किया तो ये हो गया बेटा 1, ये 5 ऐसा कहीं ऐसा, और ये 3 भी ऐसा कहीं ऐसा, क्लियर। अब देखिए सम संख्या तो यहाँ से खत्म हो चुकी, अब शुरुआत किसकी हो रही है यहाँ पे, सम संख्या की। तो विषम संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 3 है, तो पहले 3 का ही डिवाइड कर लो। तो 1 का तो 1 ही रहेगा, 5 का 5 रहने दो, 3 का 3 में डिवाइड करोगे 1 बार जाएगा। अब 5 का डिवाइड करोगे सीधा सीधा, ये 1 हो गया बेटा, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, क्लियर। अब देखो ये वाले जो हमारे नंबर्स आए हैं निकल के, ये जो नंबर्स आए हैं ना निकल के, इन सभी नंबर्स का क्या कर लेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अब एलसीएम इक्वल 1 2 3 4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 और 5, 3 मल्टीप्लाई 5, इन सभी का करोगे क्या, मल्टीप्लाई करोगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80, 80 3 जा 240। तो बेटा एलसीएम आ गया कितना, 240, यानी कि 240। 240 इन संख्याओं का एलसीएम है, क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए बेटा और 1-2 एग्जाम्पल जो इसमें और 1-2 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है, उनको भी देख लेते हैं। मैं बी वाला कर दे रहा हूँ, इसके बाद में मैं एक डी वाला कर दूंगा, बी और डी मैं कर दूंगा, उसके बाद सी, ई और एफ ये आप लोग खुद करोगे, ठीक है, नोटबुक पे, और उसके बाद में जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोगे, ओके। तो चलिए बेटा हम लोग बी वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों बी वाला जो पार्ट है हमारा वो दिया गया था 20, 30, 40 और 60, इनका एलसीएम कितना होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 20, 30, 40 और 60 को एक लाइन में लिख लिया। चलिए अब इसमें डिवाइड करते हैं हम लोग। सभी संख्याएं कैसी हैं, सम संख्याएं हैं,
तो हम इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे। 2 का डिवाइड किया बेटा, ये 10 बार कट गया, ये 15 बार कटा, ये 20 बार कटा और ये 30 बार कटा। अभी भी यहाँ पे सम संख्याएं आ रही हैं, कौन कौन सी, 10, 20 और 30, इसलिए फिर से हम 2 का डिवाइड कर देंगे। 2 का डिवाइड किया 5 बार, ये 15, ऐसा कि ऐसा, क्योंकि सम संख्या का विषम संख्या में कभी भाग होता नहीं है, डिवाइड होता नहीं है, इसलिए विषम संख्या ऐसी की ऐसी उतार दी जाती है। 2 का जब 20 में भाग दोगे तो 10 हो जाएगा, 2 का 30 में भाग दिया जाएगा तो 15 आ जाएगा। अभी भी यहाँ सम संख्या मौजूद है, तो फिर से 2 का डिवाइड कर दो, तो 5 ऐसा कि ऐसा, 15 एज इट इज़, और 2 का जब 10 में डिवाइड करोगे तो 5 और 15 एज इट इज़। अब देख रहे हो यहाँ पे जितनी भी संख्याएं आई हैं ये 5 से कटने वाली संख्याएं हैं, लेकिन ये जो 15 है ये 3 से भी तो कट सकता है। तो एक काम करते हैं, पहले 3 से काट लेते हैं। तो 5 में तो डिवाइड होगा नहीं, तो एज इट इज़ रहने दो। 3 का डिवाइड किया 15 में, तो ये 5 हो गया। 3 का 5 में किया ऐसा कि ऐसा, और 3 का 15 में कर देंगे तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे बेटा जितनी भी संख्याएं लिखी हैं ये सब कैसी हैं, 5 से कटने वाली हैं। तो 5 का डिवाइड करोगे 1, 1, 1 और 1। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो जैसे ही यहाँ पे 1 बचता है वहीं छोड़ देते हैं। अब एलसीएम जब निकालोगे बेटा तो एलसीएम देखो कितना होगा, ये जो नंबर्स निकल के आए हैं इनको मल्टीप्लाई करके लिखो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। तो ये बेटा आंसर कितना आ गया, 120। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आ गया। भाग विधि से एलसीएम कैसे निकाली जाती है, इस तरह से। चलिए बेटा अब हम लोग देख लेते हैं पार्ट डी, इसका एलसीएम कैसे निकलेगा। तो बच्चों हमने यहाँ पे नोट किया है पार्ट डी, 7, 21, 28 और 33 का एलसीएम निकालना है, लासा हमको ज्ञात करना है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने सम संख्या को देखा, 28 है हमारी सम संख्या। तो शुरुआत करेंगे 2 से, 2 का डिवाइड देंगे। तो 2 का जब इसमें डिवाइड करोगे होगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है, इसलिए 2 का डिवाइड जब इसमें करोगे होगा ही नहीं क्योंकि विषम संख्या है, इसलिए 2 का डिवाइड जब इसमें करोगे बेटा 14 हो जाएगा, और 2 का डिवाइड इसमें करोगे तो इसमें भी नहीं होगा क्योंकि विषम संख्या है, इसलिए। ठीक है, अभी भी देखो यहाँ पे सम संख्या आ रही है, तो 2 का डिवाइड फिर कर दो, तो 7 का 7, 21 का 21, 2 का डिवाइड करोगे जब 14 में तो 2 7 जा 14, और 2 का डिवाइड जब इसमें कर दोगे तो 33 एज इट इज़ नोट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये 3 से कैंसिल हो सकता है, ये भी 3 से कैंसिल हो सकता है, तो क्यों ना हम लोग पहले 3 से ही शुरुआत कर लें। 3 का डिवाइड 7 में होगा नहीं, 3 का डिवाइड 21 में करोगे बेटा 7 टाइम्स हो जाएगा। 3 का डिवाइड 7 में होगा नहीं, 3 का डिवाइड 33 में किया तो 11 टाइम्स हो गया। अब देखो यहाँ पे 7 आ रहा है तो 7 का डिवाइड कर लो, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 11 का 11 रहेगा क्योंकि 7 का डिवाइड 11 में तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें 11 का डिवाइड कर लेंगे, तो 11 का डिवाइड करोगे 1 1 1 और ये भी 1। तो बेटा एलसीएम जब निकाला जाएगा तो एलसीएम इक्वल ये सारे नंबर जो निकल के आए हैं इनका कर लेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करोगे इनका। कैसे होगा बेटा मल्टीप्लाई इनका, देखिए 7 3 जा 21, 21 4 जा 84, 84 ये आ जाएगा 4 8 12, 8 और 1 9, 924। ठीक है, 924 ये आपका एलसीएम हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको कि एलसीएम हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो बच्चों ये 3 पार्ट्स तो हम लोगों ने सॉल्व करके देखे। अब इसके बाद में जो बाकी के 3 पार्ट्स यहाँ बचे हुए हैं उन 3 पार्ट्स को आप लोग स्वयं सॉल्व करना। ठीक है, खुद इसको सॉल्व करो और देखो कि आपको ये एलसीएम करना आ गया या नहीं आ गया, क्योंकि आपको ये सीखना बेहद ज़रूरी है। जब तक आप सीखोगे नहीं इस चीज़ को तो आगे आप जैसे कि आने वाले और भी क्वेश्चंस हैं इसमें, जैसे कि कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, है ना, जैसे कि कहते हैं बेल और सिग्नल वाले क्वेश्चंस, यानी कि घंटी और बत्ती वाले क्वेश्चंस होंगे। तो उन क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ही तो निकालेंगे। और जब यहाँ पे आपको नॉर्मल एलसीएम नहीं आएंगे निकालना तो आप उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, उन क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब जब सॉल्व नहीं कर पाओगे तो आप पेपर में उसको छोड़ के आओगे, और जब एग्जाम में उसको छोड़ के आओगे तो फिर क्या होगा, आपकी जो कट ऑफ है, मेरिट है आपकी जो, वो लो चली जाएगी।
सिलेक्शन में आपके बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इस वजह से कह रहा हूँ बेटा, आप इनको पहले से क्लियर करो, जितना हो सके उतना इसको आप पहले क्लियर करो। एलसीएम निकालो, बार बार निकालो, बार बार निकालो, सीखो इसको, जितना हो सके उतना सीखो। और उम्मीद करता हूँ एक दिन देखना आप उंगलियों पे एलसीएम करना सीख जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस से हर चीज़ संभव है। कोई भी चीज़ इस दुनिया में कठिन नहीं है, कोई भी चीज़ इस दुनिया में कठिन नहीं है, जब तक आप उसको अपने दिमाग के अंदर कठिन ना मान लें, है ना। एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आप अपने मन से हार जाते हैं तो आपको सारे काम मुश्किल लगेंगे, उन सभी कामों में आप हार जाओगे। लेकिन अगर आपका मन ठान ले, अगर आपका दिल ठान ले ना कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये काम करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कब तक नहीं आएगा ये एलसीएम निकल के मेरा, मैं इस एलसीएम को निकाल के रहूँगा। फिर देखना, जिस दिन आपने ऐसा प्रण कर लिया उस दिन आपको कोई रोक नहीं सकता इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से या किसी भी काम को बेहतर करने से। ये आपको अपने जो जिम्मेदारी है ना, ये आपको खुद अपनी लेनी होगी, अपनी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी होगी। आपको बढ़ना होगा, आपको पढ़ना होगा, क्योंकि जब पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। इसलिए लगे रहो, मेहनत करो और विश्वास रखो इस चीज़ पर कि आप जरूर सफल होगे। आपको सफल होने से केवल और केवल अगर कोई रोक सकता है तो वो हैं आप स्वयं। आप खुद हैं जो आपको सफल होने से रोक रहे हैं या रोक सकते हैं। आप यदि चाहें तो खुद को सफल बना सकते हैं और यदि चाहें तो खुद को सफल होने से रोक भी सकते हैं। आप चाहें तो बहाना बना सकते हैं कि नहीं यार मेरे पे क्वेश्चन नहीं निकल रहा, मुझे मैथ समझ में नहीं आता, मैं छोड़ दिया, मैं तैयारी नहीं कर रहा नवोदय की, मैं तैयारी नहीं कर रहा सैनिक स्कूल की। आप चाहें तो बहाना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो चाहे कुछ भी हो जाए आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को क्या, मैथ में जितना भी पोर्शन है मैथ का, जो कुछ भी मैथ के अंदर है वो सारा कुछ आप क्लियर कर सकते हो। और भरोसा रखना बेटा, आप यदि हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो इतना भरोसा ज़रूर रखना कि आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त करवाएंगे। मैथ का एक एक कंसेप्ट निचोड़ निचोड़ के आपको देंगे, आपको कभी भी भूलने नहीं देंगे। इतने बेहतरीन कंसेप्ट और इतनी बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से हम आपको बताएंगे, क्योंकि अभी क्या है, अभी आपकी ये प्रॉपर क्लास चल रही है। इस प्रॉपर क्लास में मैं आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, सारे कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो अगर मैं आपको कोई शॉर्ट मेथड बताऊंगा अभी तो वो शॉर्ट मेथड आपको समझ में नहीं आएंगे। बात समझ में आ रही है ना मेरी? इसीलिए आपको पहले अपने कंसेप्ट क्लियर करने होंगे, उसके बाद में मैं सारे क्वेश्चंस, चाहे वो एलसीएम एचसीएफ वाले हों या क्यूब रूट और क्यूब वाले हों, स्क्वायर रूट और स्क्वायर वाले हों, या फिर वो टाइम एंड डिस्टेंस वाले हों, कुछ भी हो, सारे क्वेश्चंस मैं शॉर्ट मेथड से आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है? तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं करवाऊंगा आपको, आप भरोसा रखना। लेकिन उससे पहले आपको खुद पर भी भरोसा रखना होगा कि हाँ आप किसी भी काम को कर सकते हो। आपके सामने चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, उसका आंसर निकाल सकते हो। डरना मत बिल्कुल भी, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो बच्चों, आज मैंने आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना बताया, कुछ ऐसी संख्याओं का एलसीएम मैंने आपको निकालना बताया जैसे कि घात के रूप में था। अब उन घातों में भी क्या था कि धनात्मक घातें थी, यानी कि पॉजिटिव पावर्स थी, कुछ नेगेटिव पावर्स भी थी। तो नेगेटिव और पॉजिटिव पावर्स के बीच में मैंने आपको अंतर भी बताया कि नेगेटिव पावर को रटना नहीं है आपको कि कौन सी पावर छोटी होगी कौन सी पावर बड़ी होगी, रट लोगे। और अभी अगर किसी ने पूछ लिया आपसे कि ये कैसे बड़ी कैसे छोटी है, फिर आप उसको बताओगे कैसे? इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे एक नंबर लाइन बना के बताया था कि जीरो से जो नंबर नेगेटिव नंबर जो जितना ज़्यादा दूर होगा वो उतना ही छोटा माना जाएगा, और ज़ीरो के पास में जो नंबर जितना नेगेटिव नंबर जो जितना पास होगा वो उतना ही बड़ा माना जाएगा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज क्लियर की। तो बेटा हमने घात वाले संख्याओं का लासा निकालना सीख लिया कि घात वाली संख्याओं का लासा किस तरह निकाला जाता है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए आपके लिए, इन क्वेश्चंस को भी मैंने यहाँ पे आपको निकाल के बताया, इसके 2-3 पार्ट
कि इनका लासा हम लोग कैसे निकालेंगे। कभी भी अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, तो आप उनका लासा निकालने के लिए इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। टाइम भी बचेगा और आंसर भी एकदम परफेक्ट निकल के आएगा, करेक्ट निकल के आएगा। ठीक है बेटा, तो हम लोग अब फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, कुछ नए टॉपिक्स के साथ में मिलेंगे। हो सकता है कि शायद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो या फिर इसके आगे का कोई और भी नया टॉपिक्स हो सकता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे कि जब भी मैं इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर पहुँचे। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ।